गुड इवनिंग एवरीवन। द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 17 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे हर शनिवार रात 8 बजे हम हमारे सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और मेरे मनीष जैन के पेज पर हम लाइव आते हैं और ब्रांडिंग की नई नई बात करते हैं। और उसी के क्रम में आज एपिसोड नंबर 17 में हम ये जानने वाले हैं कि एसएमईज यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री होती है उन्हें ब्रांडिंग में बड़ी तकलीफ आती है। क्योंकि दोस्तों, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बिग इंडस्ट्रीज होती हैं, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बिग इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहां पे 5 से 6 लोग काम करते हैं और जहां पे जिनका टर्नओवर जो होता है वो करीब करीब 1-2 करोड़ का होता है, उनको वो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पे 20 से 30 लोग काम करते हैं और करीब करीब 20 से 30 लोग काम करते हैं, जिनका टर्नओवर जो होता है वो 5 से 10 करोड़ का होता है। और जो बिग इंडस्ट्रीज होती हैं उनका टर्नओवर जो होता है वो करीब करीब 30 करोड़ से ऊपर। और ये नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो वो 20 करोड़ में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ सकती है, अगर उनका प्रोडक्ट जो है, कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो बिग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि 50 से 100 एम्प्लॉइज जहां पे काम करते हैं, जिनका टर्नओवर 25 से 50 करोड़ के अंदर, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। और लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जिनका होता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता है। लेकिन अब जो बिग इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें उनका बजट ज्यादा होता है, तो उनके पास हमेशा ब्रांडिंग के लिए कंसल्टेंट होते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो उनकी ब्रांडिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में हमेशा वो लोग परेशान रहते हैं कि ब्रांडिंग कैसे की जाए। और होता क्या पता है, जब वो ब्रांडिंग करने जाते हैं तो कुछ भी चीज पहले स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि वो उनको उनको मन आया तो उन्होंने ब्रोशर प्रिंट करा दिए, उनको जब मन आया तब उन्होंने वेबसाइट बनवा दी। और उनका अभी विजन ही नहीं बनाया लेकिन वेबसाइट पहले बनवा दी। उनका जो आगे पीछे होता है, अब आप खुद सोचिए कि अगर आप डिनर करते हैं और अगर आप डेजर्ट जो है वो पहले ले ले और सूप जो है वो खाने के बाद में लें, तो क्या स्थिति होगी। खाना तो आपके पेट में चला जाएगा लेकिन आपके पेट में ना गड़बड़ हो जाएगी। जब सूप एंड में चला जाएगा, डेजर्ट सबसे पहले आ जाएगा, तो हम हमेशा सूप पहले लेते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर एंड में डेजर्ट के साथ डिनर को फिनिश करते हैं। तो जब ये जो सीक्वेंस है, उसी तरह से ब्रांडिंग का भी सीक्वेंस होता है। अगर उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाए तो जैसे हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है, उसी तरह से कंपनी की जो ब्रांडिंग है उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो आज एपिसोड नंबर 17 में हम ये सीखने वाले हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को ब्रांडिंग की क्या क्या स्टेप होनी चाहिए और कैसे कैसे हम ब्रांडिंग में आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की करते हैं शुरुआत और आप सबके आशीर्वाद के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को ब्रांडिंग का स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले 1 मिनट लेके मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कि मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, पिछले 12 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूं, जहां पे मैं कई सारे ब्रांड, करीब करीब 250 से ज्यादा ब्रांड को मैं प्रोड्यूस कर चुका हूं, जिनको नाम भी मैंने दिया है। जैसे कि चॉकलेट बेकलेट पूना में एक केक शॉप है जिनके अब 18 फ्रेंचाइजीज हैं, उनको हमने डेवलप किया है। तो ऐसे कई सारे ब्रांड को हमने डेवलप किया है और कई सारे क्लाइंट्स का हम डिजिटल मार्केटिंग डे टू डे बेसिस पे मैनेज करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को क्या परेशानी होती है और ब्रांडिंग की क्या स्टेप रहेगी, क्योंकि मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मैं सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला हूं। तो मुझे पता है कि उनका पेन पॉइंट क्या है। अब यहां पे हम शुरू करते हैं कि पेन पॉइंट ये है कि यार ब्रांडिंग कैसे की जाए, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे अपना प्रोडक्ट ओवरसीज तक पहुंचे। जैसे कई बार इनको जो उनका प्रोडक्ट है वो चाहते हैं कि वो फॉरेन में भी सेल हो, यूएस में हो, यूके में हो, किस तरह से वहां पे वो ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अब सबसे पहला पॉइंट है फाइंड योर पर्पस। देखो दोस्तों, जिंदगी हो या बिजनेस, हमारी लाइफ में पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बिजनेस करें या हम जिंदगी जिए, हमारी लाइफ में पर्पस अगर नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी बिजनेस की, किसी भी एंटरप्रेन्योर ने जब अपनी शुरुआत करी तो उसने अपने आसपास प्रॉब्लम देखी
और प्रॉब्लम से उसके दिमाग में सॉल्यूशन के रूप में एक आइडिया आया और उस आइडिया को बिजनेस बनाया गया। जैसे कि किसी ने कभी सोचा कि यार ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, किसी नए शहर में चले जाओ तो उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करना और ट्रैवलिंग ऑटो रिक्शा वगैरह हायर करना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उबर और ओला डेवलप हुए। तो किसी ने सोचा और वो प्रोडक्ट डेवलप हुआ और वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। किसी ने सोचा कि यार खाना खाने में घर तक डिलीवरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुरियर सर्विस जब चलती थी, लेकिन यार कैसा हो कि जब एक कॉल करें और घर में खाना आ जाए, 30 मिनट में पिज्जा आ जाए। तो किसी ने सोचा और इस आइडिया को उसने बिजनेस में बदल दिया। तो बिजनेस तभी डेवलप होता है, आइडिया तभी आता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत तभी होती है जब उसको एक पर्पस मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, कि एक प्रॉब्लम के साथ वो जुड़ता है कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं डेवलप कर सकता हूं, मैं लोगों को दे सकता हूं। वहीं पे बिजनेस की शुरुआत होती है। हाँ, उस सर्विस के बदले में वो अपनी अर्निंग जरूर करेगा, लेकिन पहले उसके दिमाग में पर्पस आया कि मैं लोगों का या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अब आपको देखना है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें आप किस तरह से लोगों की या इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपका भी जो प्रोडक्ट है वो जरूर किसी न किसी का काम आसान कर रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई स्पेशल पर्पस मशीन बना रहे हैं तो किसी का काम आसान हो रहा है, क्योंकि आपकी मशीन जहां लग रही है वहां पे फटाफट उनका काम हो रहा है। और उनका काम हो रहा है फटाफट, मतलब वो अपना टाइम बचा पा रहे हैं, और मतलब वो अपना टाइम बच रहा है, मतलब उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो आपके प्रोडक्ट की वजह से किसी इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर आप फूड बिजनेस के अंदर हैं, जहां पे आपने घर लोगों को नाश्ता देने के लिए एक शॉप लगाई है जिसमें आप होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो आप लोगों का काम आसान कर रहे हैं, उनको ब्रेकफास्ट आप पहुंचा रहे हैं। जैसे कंट्री डिलाइट करके एक ऐप है जहां पे आप रात को 12 बजे भी अगर ऑर्डर करते हो तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपके घर के बाहर नारियल पानी आ जाता है, दूध आ जाता है। जो भी आप ऑर्डर करना चाहो इस टाइप का आइटम, नारियल पानी, दूध या एग्स वगैरह, जो भी आप ऑर्डर करना चाहो वो आपके दरवाजे पर आ जाता है। तो जो लोगों को प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन जब निकल के आता है उसी को हम बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जहां पे एक आइडिया के साथ हम लोगों की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, वो किसी का काम कैसे आसान कर रही है, किसी की क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है। तो सबसे पहले आपको ब्रांडिंग करने से पहले अपना पर्पस फाइंड आउट करना है, और जो भी आपकी ब्रांडिंग करने वाला है, जो एजेंसी है, उनको आपका पर्पस पता होना चाहिए कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री का। जैसे सपोज हो सकता है कि आपकी टारगेट इंडस्ट्री एक ही है कि आपका प्रोडक्ट उसी इंडस्ट्री में बिकता है, आपका प्रोडक्ट सिर्फ सैलून इंडस्ट्री में बिकता है। जैसे आपका कोई फेशियल किट है जो सिर्फ सैलून इंडस्ट्री में बिकता है, तो सैलून इंडस्ट्री का क्या काम आप आसान कर रहे हैं, क्या आप एक एड ऑन वैल्यू दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पर्पस फाइंड आउट करना है। और कई बार लोग बोल सकते हैं कि सर मेरा प्रोडक्ट तो सब जगह सेल होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेनर भी हैं, योगा ट्रेनर भी हैं, तो योगा ट्रेनर अगर आप हैं तो आप योग जो सिखाते हैं, तो आपका एक पर्पस होगा कि आप लोगों की हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, आप लोगों को डाइट प्लान दे रहे हैं, आप लोगों को एक उनकी बेहतरी, उनकी उम्र बढ़ा करके दे रहे हैं, बिकॉज अगर वो हेल्दी रहेंगे तो ज्यादा जी पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी डायरी में अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड आपको पर्पस लिखना है कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पर्पस फाइंड आउट होने के बाद दूसरा पॉइंट आता है टारगेट ग्रुप। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। आपको ऐसे ही मार्केटिंग नहीं करना है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक योगा ट्रेनर हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अब टारगेट ऑडियंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप एज वाइज, कि आप 18 से 25 साल वालों को सिखाएंगे, या आप 30 साल से लेकर के 60 साल वालों को सिखाएंगे, या सिर्फ आप 60 साल के ऊपर वाले लोगों को आप योगा करवाएंगे। आपका एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस हो सकता है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपका जो भी टारगेट ऑडियंस हो। थैंक यू सो मच, कई सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, जो लोग ज्वाइन हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को ब्रांडिंग के बारे में, उनकी स्टेप के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप मेरा सेशन लिंक्डइन पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो जल्दी से शेयर का बटन दबा दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो लोग हैं, जो बिजनेस ओनर हैं, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो दूसरा पॉइंट है टारगेट ग्रुप। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस एज वाइज हो सकता है, टारगेट ऑडियंस इनकम लेवल वाइज हो सकता है। जैसे किसी का प्रोडक्ट है वो हाई नेटवर्थ इनकम वालों को ही सेल होता है,
किसी का प्रोडक्ट है जो लोअर मिडिल क्लास के लिए ही सेल होता है। तो आपका सेगमेंट कौन से अंदर आता है, कौन सी एज के अंदर आता है। आपका प्रोडक्ट क्या सिर्फ मेल को, जेंडर वाइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ मेल को सेल होता है या सिर्फ फीमेल को सेल होता है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट शेविंग क्रीम है तो आपका टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली मेल होगा, तो मेल को ही आप टारगेट करेंगे। तो जेंडर वाइज, इनकम वाइज और एज वाइज आप अपने टारगेट ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं या आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो आपका टारगेट ऑडियंस सेगमेंट वाइज भी हो सकता है। जैसे आप पर्टिकुलर जैसे फूड इंडस्ट्री को ही टारगेट करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर आप सलोन इंडस्ट्री को ही टारगेट करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर आप एजुकेशन इंडस्ट्री को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह डिफाइन करना होगा, सेकंड पॉइंट आपको यह डिफाइन करना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप कौन से टारगेट लोगों कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट कहां ज्यादा बिक सकता है। बिकॉज अगर होगा क्या कि आप अगर बिना टारगेट ग्रुप डिफाइन किए अगर आप मार्केटिंग करते हो, तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट उन लोगों को दिखता है जो आपका प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिग्नल पे बोर्ड लगाते हैं, अब सिग्नल पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जहां पे शायद एक दिन का क्राउड अगर ज्यादा है तो 1 लाख 2 लाख रुपए भी चार्ज लगता है, और इससे भी ज्यादा सिग्नल पे एक दिन का उतना चार्ज लगता है। लेकिन अगर वो लोग आ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, अब उसका कोई एनालिटिक्स नहीं है कि कितने लोगों ने बोर्ड देखा, कितने लोगों ने वो बोर्ड देख के कॉल किया, ऐसा कोई एनालिटिक्स आपको नहीं मिलता है। दिन भर में अगर आपको एक भी कॉल नहीं आई, फिर भी आपका 1 लाख रुपए का जो होर्डिंग्स है वो चला गया, उस दिन का आपका पेमेंट भी चला गया, आपको देना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको टारगेट ऑडियंस नहीं मालूम है, तो कितने ही लोग आपका एड देख ले, लेकिन आपका सेल यानी कि कन्वर्जन उतना नहीं होगा। तो हमें अपने सेकंड पॉइंट हमारा यह है कि आपको अपना टारगेट ग्रुप डिफाइन करना है कि आपका सिर्फ मेल को सेल होगा या फीमेल को होगा। और अगर दोनों को होता है तो अच्छी बात है। अब सिर्फ कितनी एज वालों को होगा, 25 साल से ऊपर वालों को सेल होगा, या 50 साल से ऊपर वालों को सेल होगा, या 18 से 25 के बीच में सेल होगा, तो कौन सी एज सेगमेंट में होगा, जेंडर सेगमेंट, इनकम लेवल। आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए सपोज जैसे किंग एंड वाटर आपका जो फिल्टर सिस्टम आता है जो 2 लाख से स्टार्ट होता है, तो उनका टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली जो हाई नेटवर्थ इनकम रखते हैं, वहीं पे वो लोग फिल्टर लगाएंगे घर में जो 2-2.5 लाख रुपए का होता है। या जैसे आपका प्रोडक्ट है ऑडी बीएमडब्ल्यू कार या उनके पार्ट सेल करने का, तो ऑब्वियसली हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो लोग होंगे, जो इंडस्ट्री ओनर होंगे, जो कॉर्पोरेट्स में होंगे, वो आपका टारगेट ऑडियंस होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना टारगेट ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपका पर्पस हो गया कि आप कौन से इंडस्ट्री का काम आसान कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में आपका टारगेट ऑडियंस हो गया कि कौन सी आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब तीसरा पॉइंट आता है आपके प्रोडक्ट का मिशन, विजन और वैल्यूज आपके क्रिएट करना। देखो क्या होता है, मिशन, विजन एंड वैल्यू जो होती हैं वो आपके ब्रांड की पर्सनालिटी बनाती है। हमारी जो वैल्यू, जैसे आज हम अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट करते हैं कि आज हमारे फैमिली में कुछ वैल्यूज होती हैं। हर फैमिली में कुछ रूल होते हैं कि भाई रात को 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, या कहीं पे कोई पार्टी करने के लिए नहीं जाएगा, या किसी के घर में रूल होता है कि यार डेली सुबह उठते ही मंदिर सब हर कोई जाएगा, या किसी के घर में रूल हो सकता है कि रात को 9-10 बजे से पहले सब लोग सो जाएंगे, किसी के घर में रूल हो सकता है कि खाते वक्त कोई भी टीवी नहीं देखेगा, या किसी के घर में रूल हो सकता है कि रात को 2 घंटे सब लोग अपना मोबाइल फोन बंद करके रखेंगे। तो हर एक घर में रूल होते हैं, हर एक की लाइफ में रूल होते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हैं। उसी तरह से ब्रांडिंग में भी आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी ब्रांड की भी पर्सनैलिटी होती है, और वो बनती है आपके ब्रांड की वैल्यूज से। आपकी ब्रांड की क्या वैल्यूज हैं, जैसे आप अकाउंटेबल हैं आपकी ब्रांड में, या आपकी फास्ट सर्विस है, जैसे कि डोमिनोज बोलता है 30 मिनट्स डिलीवरी, ठीक है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी है। जब भी कोई डोमिनोज देखता है तो उसके दिमाग में आता है यार ऑर्डर करो। जब भी कोई ऑर्डर करने वाला होता है, चलो ऑर्डर कर लेते हैं, 30 मिनट में आ जाएगा। बिकॉज हर एक के दिमाग में एक परसेप्शन, एक इमेज ऐसी बन गई है, दैट इज कॉल्ड योर ब्रांड पर्सनैलिटी, जहां पे आप अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं वैल्यू डिफाइन करके। अब आपकी वैल्यू हो सकती है कि आप क्विक सपोर्ट देते हैं, आपकी वैल्यू हो सकती है कि आप अकाउंटेबल हैं, आपकी वैल्यू हो सकती है कि हमारा जो सर्विस स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। तो आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस के हिसाब से आपको वैल्यू डिफाइन करनी होगी। मिशन बनाना पड़ेगा। मिशन मतलब जहां पे विजन एक होता है और एक होता है मिशन स्टेटमेंट। विजन मतलब कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, कि अगले 1 साल तक
मैं इतने इंडस्ट्री ओनर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बिकॉज आपका प्रोडक्ट है। जो हमने पहले पॉइंट में फाइंड योर पर्पस में फाइंड आउट किया था कि हम किस इंडस्ट्री का काम आसान कर रहे हैं, अब विजन में हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हम कितनी कंपनी का, जैसे कि कोई डिफाइन कर सकता है कि एक साल के अंदर मैं करीब करीब 50 इंडस्ट्री ओनर का ये काम आसान कर दूंगा, या मैं 50 इंडस्ट्री ओनर्स को ये हेल्प करूंगा। वो आपका विजन हो सकता है, और मिशन हो सकता है कि आप उस विजन तक कैसे पहुंचेंगे। आप उस विजन तक पहुंचेंगे कि आपके पास आपकी जो टीम है वो इस तरह से सपोर्ट करेगी। आप तो वो आपका मिशन हो सकता है। विजन मतलब कहां आपको पहुंचना है, मिशन मतलब आपको कैसे पहुंचना है, उसके लिए आप कितने घंटे काम करेंगे, कितनी आपकी टीम रहेगी, कैसे आप लोगों को सर्विस देंगे, कैसे आप इंडस्ट्री को कांटेक्ट करेंगे, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, वो पूरा मिशन होता है। तो आपका मिशन स्टेटमेंट बनेगा, विजन स्टेटमेंट बनेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज की आप वेबसाइट खोल के उनके अबाउट अस सेक्शन में जाकर के उनके विजन और मिशन स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा। आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कंपनी अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट तैयार करती है, एंड दैट कैन बी चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई आपने अचीव कर लिया 1 साल बाद या 2 साल का आपका विजन है, तो 2 साल के बाद आपको अपना विजन चेंज करना है और आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो मिशन, विजन एंड वैल्यूज, ये आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी बनाती है कि आपकी ब्रांड कहां स्टैंड करती है। लोग जब आपकी ब्रांड का नाम सुने तो उनके दिमाग में क्या इमेज बनेगी, वो होती है ब्रांड पर्सनैलिटी। तो तीसरा पॉइंट यहां पे मैंने बताया कि आपकी कंपनी का ब्रांड का मिशन, विजन और वैल्यूज आपको क्रिएट करनी है। इसके बाद अब आपको पर्पस भी पता चल गया है, आपके टारगेट ग्रुप भी डिफाइन हो गए, आपके मिशन, विजन और वैल्यूज भी डिफाइन हो गई है। अब ये चीज आप चौथे पॉइंट में, जो आपका लोगो डिजाइनिंग करने वाला है, जो आपकी ब्रांड नेम या लोगो बनाने वाला, टैगलाइन बनाने वाला, उसको आप बताएंगे कि भाई देख, मेरी ब्रांड जो है उसका पर्पस ये है, उसका टारगेट ऑडियंस ये है, उसका मिशन ये है, उसका विजन ये है। और ये सोच करके चौथे पॉइंट में आप अपना कंपनी का लोगो, अपनी टैगलाइन बनवाएंगे, जो टैगलाइन आपकी मिशन एंड विजन और आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगी, जो लोगो आपके ऑडियंस को, आपके पर्पस को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट ऑडियंस कॉर्पोरेट है और आपने लोगो बहुत ज्यादा हैंकी पैंकी कलरफुल बना दिया है, तो कनेक्ट नहीं होगा। कॉर्पोरेट लोग हैं जिन्हें सिंपल लोगो पसंद होते हैं, एक या दो कलर के अंदर। तो इसीलिए अब लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट लोगो बनाने को बोलते हैं, भाई मेरी कंपनी का नाम है, लोगो बना दो। अब क्या आपका पर्पस है, क्या आपका टारगेट ऑडियंस है, क्या आपका मिशन है, विजन है, वो उसको पता ही नहीं है जो आपकी कंपनी का लोगो बना रहा है। तो आप सोचिए, वो जो बनाएगा वो आपको कनेक्ट ही नहीं होगा, आपको पसंद ही नहीं होगा। और कई बार तो लोग इससे भी बढ़कर वो किसी को लोगो बनाने नहीं देते, वो खुद ही ऑनलाइन कुछ इमेज निकाल करके चिपका देते हैं। तो सोचिए कि ब्रांडिंग की पहली स्टेप्स, 3 स्टेप आपने की ही नहीं है, चौथी स्टेप में आपने सस्ता काम कर दिया। देखो, या तो आप पैसे बचा सकते हो या आप ब्रांडिंग कर सकते हो, लेकिन आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। आपको अपने बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं आगे उस पॉइंट पे आऊंगा कि कैसे आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल डिजाइनर से आपको लोगो बनवाना है, जिसमें आप उसको अपना विजन, मिशन, वैल्यूज ये बताएंगे। अब आपकी वैल्यूज है पंक्चुअलिटी, आपकी वैल्यूज है अकाउंटेबिलिटी, आपकी वैल्यूज है फास्ट सर्विस, और आपका लोगो एकदम उदास दिख रहा है, एकदम उसमें डल कलर है, तो आपका फास्ट सर्विस और वो डल कलर जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और जब वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो लोगों को देख करके वो एनर्जी नहीं आएगी कि आप फास्ट सर्विस दे भी सकते हैं, राइट। तो ये चीजें जो है वो छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है ब्रांडिंग के अंदर। मैं कई बार लोगों को अपने सेशन में बोलता हूं कि बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से इंसान टकरा के गिर जाता है। और ये जो है ब्रांडिंग के पॉइंट, ये छोटे छोटे पत्थर हैं जिन्हें पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो बंदा लोगो बना रहा है, जो टैगलाइन बना रहा है, उसको विजन, मिशन, उसके आपके कंपनी के ब्रांड जो वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए। तो चौथे पॉइंट में आप अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी, ब्रांड का लोगो, टैगलाइन वगैरह तैयार कराएंगे। इसके बाद आप अपने चौथे ही पॉइंट में आप अपनी वेबसाइट रेडी करवाएंगे। अब जब आप अपनी वेबसाइट बनवाएंगे किसी भी एजेंसी से, तो वेबसाइट वाले बोलेंगे कि भाई आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, मैं अबाउट अस में क्या डालूं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, सिंस आई एम इन दिस बिजनेस, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग बिजनेस में हूं, कई बार लोग मुझे क्या बोलते हैं, यार अबाउट अस तुम अपनी मर्जी से डाल दो। अब आप सोचिए, कंपनी उनकी, काम उनका, विजन उनका, उनके दिमाग में क्या पक रहा है पता नहीं, और वेबसाइट वाले को वो बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी से उठाओ और डाल दो। अब सोचिए कि कैसे
उस वेबसाइट पर कोई क्लाइंट अगर लैंड करता है तो कैसे वो कनेक्ट कर पाएगा जो आप बोल करके आए हैं, वेबसाइट पे कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चीजें जब मैच नहीं होती तो ब्रांडिंग में सब चीजें अलग अलग डायरेक्शन में जब जाती हैं तो हम कहीं डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं सकते। और फिर लास्ट में वो क्या बोलता पता है, मैंने सब करवा के देख लिया, कोई फायदा नहीं होता है। ये इसीलिए आता है क्योंकि सारे ब्रांडिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग जाते हैं। कई बार तो लोग यहां तक गलती कर देते हैं कि दो दो तीन तीन एजेंसी को काम दे देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। अब एक ही वेबसाइट पे दो कंपनी काम कर रही है, अब आप बताइए कि जहां पे दो कंपनी जिनके थॉट प्रोसेस अलग अलग है, जो कंपनी का ओनर है उसका थॉट प्रोसेस अलग है, एक ही क्लाइंट के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है और उन सब चीजों से नुकसान जो होता है वो क्लाइंट को ही होता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो आपको यहां पे अपनी वेबसाइट, अब आपकी वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, जैसा आपका लोगो वाले ने बनाया है। आपकी वेबसाइट कैसी एनर्जी फ्लो करेगी, जैसा लोगो फ्लो कर रहा है, क्योंकि लोगो में जो कलर कॉम्बिनेशन है वही कलर कोड आपकी वेबसाइट में यूज किया जाएगा। अबाउट अस में जो आपने विजन मिशन जो आपने बनाया है अपना पहले, वो आपके अबाउट अस के अंदर आ जाएगा। आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल सेक्शन में आ जाएंगे, प्रोडक्ट की डिटेल प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाएगी। अब आपकी वेबसाइट हो जाएगी आपकी कंपनी की प्रेजेंटेशन। आपको कोई प्रेजेंटेशन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आपका कंपनी प्रोफाइल भेजिए, आप बेझिझक अपनी वेबसाइट का लिंक उनको सेंड कर दीजिए कि सर मेरे कंपनी के बारे में उसमें सब कुछ है, कब स्टार्ट हुई, क्या ग्रो हुआ, क्या विजन है, क्या मिशन है, कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सी सक्सेस स्टोरीज है, लोगों का हमारे बारे में क्या कहना है, कंपनी कहां पे है, ब्रांच कहां पे है, लोकेशन कहां पे है, नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। यही तो होता है कंपनी प्रोफाइल में, हम और क्या ज्यादा डालते हैं। और यही आपको अपनी वेबसाइट पे सब मेंशन करके अपने सारे सेल्स टीम को ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह से लोगों को वेबसाइट दिखा करके प्रेजेंटेशन देना है। आज मैं कहीं पे भी अपने क्लाइंट के पास जाता हूं, मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरुआत करता हूं अपनी वेबसाइट ओपन करके, बिकॉज वो ही मेरी कंपनी प्रोफाइल है। आप हर बार देखो, जितना आपकी कंपनी में अगर 10 सेल्स पर्सन है, 10 सेल्स पर्सन अलग अलग पीपीटी लेकर के मार्केट में घूम रहे हैं, ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, 10 अलग अलग हैं, 10 अलग अलग एक इंप्रेशन रेडी कर रहे हैं और उनमें से एक दो कंपनी के लोग आपस में मिल गए तो आपकी कंपनी का एक पर्सनैलिटी बन ही नहीं पाएगा, एक रेडी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी सेल्स टीम जो मार्केट में क्लाइंट के सामने जाने वाली है उसको अपनी वेबसाइट खोल करके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि क्या आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट है, कैसे क्लाइंट के सामने जाकर के कौन से पेज को खोल करके आपको क्या एक्सप्लेन करना है। अपनी सेल्स टीम को ट्रेन कीजिए। अगर आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे दे करके, अगर आपकी जो डिजाइनिंग टीम है, जो वेबसाइट वाली टीम है, अगर वो ही अगर आपके सेल्स टीम को ट्रेन अगर कर सकती है एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के, तो आप उनको ही बोले कि आप हमारी ब्रांड को रिप्रेजेंट करके बताइए, क्योंकि आपने उनको प्रॉपरली समझाया है। अगर आपकी कोई हायर एजेंसी है वही आपके कंपनी के बारे में आपकी सेल्स टीम को रेडी कर सकती है। तो यहां पे आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसी पॉइंट में आगे आपके ईमेल्स, मुझे मालूम है कि कई सारे लोग 10-10 साल हो गए कंपनी चलाते हुए और जीमेल और याहू की आईडी यूज करते हैं। अब आप देखिए, क्लाइंट उनको चाहिए टाटा जैसा, क्लाइंट उनको चाहिए रिलायंस जैसा, और ईमेल आईडी यूज करते जीमेल और याहू की। अब अगर टाटा के ऑफिशियल ऑफिस पे अगर आप परचेज हेड को, टाटा के परचेज हेड को मेल भेज रहे हैं और आपकी मेल आईडी है 1234@92 समथिंग लाइक दैट @gmail.com, क्या इंप्रेशन जाएगा आपका। और कई बार तो प्रॉक्सी लगी होती है कि ऐसी फ्री वाली जो मेल आईडीज हैं उनसे उनसे वायरस आता है, तो ऐसे मेल ही ना आए तो आपके मेल है ना स्पैम में चले जाते हैं, आपका मेल इनबॉक्स में जाता ही नहीं है बड़ी कंपनी में। सोचो आप कैसे उस कस्टमर को टारगेट करके पहुंच सकते हो। मेल आईडी होनी चाहिए जैसे कि आपका नाम, जैसे मनीष @सत्कार.infotech.com, आपका नाम आपकी वेबसाइट का लिंक, ताकि सामने वाले जिसको आपने मेल भेजा है अगर उसको आपके बारे में और जानना है तो पीछे से आपकी वेबसाइट का नाम कॉपी करेगा, यूआरएल में डालेगा और आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। आजकल आप कहीं पे भी मीटिंग में चले जाओ, कोई आपको 2 घंटा 3 घंटा देना पसंद नहीं करता है। जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उसके परचेज हेड को काम मिला है कि भाई हमें ये वाला वेंडर चाहिए, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वेंडर चाहिए, वो क्या करेगा, 4-5 लोगों को बुलाएगा। अब 4-5 लोगों से वो 2-2 घंटे मीटिंग नहीं करने वाला है, इतना टाइम नहीं है उसके पास। वो आएगा, आपसे मिलेगा, 10-15 मिनट की मीटिंग करेगा, आपका कार्ड लेगा
और आपको बोलेगा कि हम आपको बताते हैं, और आपको बोलेगा कि कोटेशन भेज दो, हम आपको बताते हैं। आप 15 मिनट में वहां से निकल गए, आपका कार्ड, अब 4 कार्ड उसके पास पड़ा है, वो चारों वेबसाइट को ओपन करेगा कार्ड में देख करके, और वेबसाइट को खोल करके वो देखेगा अच्छा इसने क्या काम किया, अच्छा इसने क्या काम किया, अच्छा इसने क्या काम किया, और उसके हिसाब से वो एक बंदे को वापस बुलाएगा, उसके साथ वो 2 घंटे बैठेगा और इसके बाद उसको काम देगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स, कि कैसे, क्योंकि वो हर एक के साथ 2 घंटे नहीं बैठ सकते। अब उन्होंने डिफाइन कर लिया कि 5 लोगों को बुलाया था, 5 लोगों का वेबसाइट उन्होंने विजिट कर लिया, उनका काम उन्होंने देख लिया, अब उसमें से एक को बुलाएंगे, उसके साथ वो 2 घंटे बैठेंगे। तो जिसकी वेबसाइट कमजोर है, जिसके पास बिजनेस कार्ड ही नहीं है, जिसके पास अपना ब्रोशर नहीं है, जिसने अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं किया है, यहां पे वो इंसान फेल हो जाएगा। तो ब्रांडिंग की मैंने स्टेजेस इसलिए बताई हैं कि पर्पस, टारगेट ग्रुप, इसके बाद आपके मिशन, विजन और ब्रांड वैल्यूज, इसके बाद आपका लोगो डिजाइनिंग, टैगलाइन, वेबसाइट, बिजनेस ईमेल्स। अब सोचिए कि एक बड़ी कंपनी में अगर आपका मेल गया है आपकी कंपनी की आईडी से, sales@so-and-so.com, या फिर मनीष, या जो भी आपका नाम है, रमेश आपकी कंपनी का नाम .com, और ऐसा किसी को मिल गया है, आपकी वेबसाइट का लिंक है, वो आपने उसने आपकी वेबसाइट विजिट कर ली, आपका कोटेशन देख लिया, तो आपका भले रेट अगर ज्यादा भी हो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट कन्विंसिंग है, आपका प्रेजेंटेशन अगर कन्विंसिंग है, वो आपको बुलाएगा। क्योंकि बिग कॉर्पोरेट्स में कॉस्ट बाद में देखी जाती है, इंसान वैल्यू कितनी दे रहा है ये पहले देखा जाता है। तो अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है मार्केटिंग मटेरियल, ऑफलाइन मटेरियल, जैसे कि ब्रोशर हो गए, लीफलेट हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, ये सब आपको रेडी करना जरूरी। अब ब्रोशर का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, जैसा वेबसाइट और लोगो का था। आपका जो लीफलेट है, बिजनेस कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, जैसा आपका विजिटिंग कार्ड पे है, जैसा आपका वेबसाइट पे है, लोगो पे है। अब ये सारे एक ही बात बोल रहे हैं, ये सारे कलर कॉम्बिनेशन एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर देखो आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी बनती है कि नहीं बनती। तो ये था 5वां पॉइंट, जिसमें आप अपना मार्केटिंग मटेरियल रेडी कर रहे हैं। बिजनेस कार्ड हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है, पैम्पलेट्स हो सकते हैं, लिफलेट हो सकता है, स्टैंडी हो सकता है। कहीं एग्जीबिशन में जा रहे हो तो स्टैंडी वगैरह बनवा करके आप रख सकते हो, ताकि अचानक से कभी जरूरत पड़ गई तो आप वहां पे अपना स्टैंडी लगा सकते हो। छठा पॉइंट है ब्रांड स्टोरी। देखो आने वाला जो जमाना है, या अभी भी जो जमाना चल रहा है, वो वीडियो का है, और वीडियो बनाना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी ब्रांड के हिसाब से आप एक एड बना सकते हैं, चाहे वो इन्फोग्राफिक एड हो सकती है, चाहे वो आप एक शूट करके एड बना सकते हैं, जिसमें आप जैसे कि टीवी पे हम एड वगैरह देखते हैं उस टाइप की नहीं, तो भी आप एक अच्छा वीडियो अपना बना सकते हैं जो आपकी कंपनी प्रोफाइल को डिफाइन करता है, आपका ऑफिस दिखा दे, एक पीछे से वॉइस ओवर आ जाए कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। तो बेसिकली आपकी ब्रांड की स्टोरी का एक वीडियो बन जाए, जो आप अपने ईमेल के सिग्नेचर में उसका लिंक डालेंगे। कहां डालेंगे, ईमेल के सिग्नेचर में अपना कंपनी प्रोफाइल का वीडियो का लिंक डालेंगे, ताकि जिसको भी आप कोटेशन भेजें, जिसको भी आप अपॉइंटमेंट के लिए मेल भेजें, उसको आपकी कंपनी का जो प्रोफाइल का वीडियो है वो जाएगा। और एक बार उसका कॉस्ट लगेगा, अच्छा अपना वीडियो बनवा करके उसको यूट्यूब पे डाल दें, उसका लिंक जो है अपने ईमेल सिग्नेचर में डाल दें। फिर देखो उसका वो वीडियो, अब यूट्यूब आपसे लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं लेने वाला है, तो वीडियो आपने वहां पे डाल दिया है। अब जब जब भी लोग उसको देखेंगे, वो लाइफ टाइम आपको वैल्यू देने वाला है। कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि लोग वीडियो क्यों नहीं बनवाते हैं। एक बार उसकी कॉस्ट आती है, यूट्यूब को कभी 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, सिग्नल पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा देंगे, टीवी पे ऐड दे देंगे, लेकिन जो वीडियो नहीं बनवाते हैं, यूट्यूब पे उनका प्रेजेंस नहीं होता है, और फिर वो बोलते हैं कि यार अब लोगों तक कैसे पहुंचे, जबकि वहां पे बार बार आपको पैसे भी नहीं देना है। आप ईमेल सिग्नेचर में डालेंगे तो कैसे आपका लोग, किस तरीके से आपका कैसे व्यूज बढ़ते हैं, आप खुद देखेंगे, वो एक मैजिक की तरह काम करता है। इसके बाद आता है 7 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। देखो अपनी ऑडियंस, अपने कस्टमर से साथ जोड़ने का ऑनलाइन मीडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सब पे अलग अलग तरह की ऑडियंस है, वहां पे आपको कनेक्ट होना है। अपनी डे टू डे एक्टिविटी, अपनी कंपनी में अपने प्रोडक्ट के बारे में, कुछ एप्लीकेशंस कैसे आपके प्रोडक्ट ने मदद की, कैसे आपके इस प्रोडक्ट की वजह से पर्टिकुलर सो एंड सो कंपनी का आपने काम आसान कर दिया, तो अपनी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो आपको सोशल मीडिया पर डालनी है। आज आपका जो फेसबुक अकाउंट है, क्या आप उस पर नहीं डालते कि आप यहां पे घूमने गए? क्या आप उसमें नहीं डालते कि आप अभी दिल्ली जा रहे हैं?
क्या आप वहां नहीं डालते? जैसे आपको कोई अवार्ड मिला तो आप अपने फेसबुक अकाउंट में कैसे डालेंगे कि मुझे आज ये अवार्ड मिला या आज हम यहां पे घूमने गए? तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं? सेम चीज आपको अपने बिजनेस के लिए करनी है, वो प्रोफेशनल तरीके से करनी है, जिसमें आप एक पोस्ट बनाएंगे, क्रिएटिव पोस्ट बनाएगी आपकी एजेंसी, जो आपके वीक में, मंथ में 10 पोस्ट, 11 पोस्ट जो भी जाती हैं, वो पोस्ट बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, ताकि जब भी आपके जो क्लाइंट्स है जिन्होंने पेज लाइक कर रखा है, वो अपना फेसबुक खोलेंगे, इंस्टा खोलेंगे, उनको सीधा आपका दिखेगा कि आज आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। अच्छा, आज आपकी कंपनी में आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया एम्प्लॉय का, आज आपकी कंपनी में एक नया क्लाइंट ऐड हो गया जो इतना बड़ा है, कैसे आपकी कंपनी ने इस इंडस्ट्री का काम आसान किया और उनका रेवेन्यू बढ़ा करके दिया। जब आप अपनी सक्सेस स्टोरीज कंटिन्यू सोशल मीडिया पे डालेंगे तो लोगों को आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे ये गलती ना करें कि आप सेल ही कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज लोगों को सेल्स पर्सन से नफरत होती है, बेचू जो होते हैं ना, उनसे नफरत होती है। तो डायरेक्ट आपको सेल नहीं करना है, हमारी ये सर्विस है, ये उसका प्राइस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इंफॉर्मेटिव देना है कि कैसे आपके प्रोडक्ट की वजह से किसी का काम आसान हो गया, कैसे आपकी प्रोडक्ट की वजह से किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, कैसे आप, अगर आप ट्रेनर हैं तो आपका ट्रेनिंग देते हुए वीडियो आप डाल सकते हैं, आप अपने रील्स डाल सकते हैं जिसमें आप अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो उस तरह से आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, कि जब आप इन्वेस्टर के पास जाओगे, जब आप बड़ी कंपनी के पास जाओगे, वो आपका ओआरएम चेक करते हैं, मतलब ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मतलब आप ऑनलाइन कितने कंसिस्टेंट हो, ऑनलाइन आपका कितना रेगुलर पोस्ट आता है। कई सारी कंपनीज होती हैं, उनका लास्ट पोस्ट रहता है 1 साल पहले का या 2 साल पहले का या 6 महीने पहले का। आपको हर वीक कंसिस्टेंसी रखनी है। लास्ट पॉइंट पे मैं आऊंगा कंसिस्टेंसी पे, लेकिन इससे पहले हम बताते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद 8वां पॉइंट है ज्वाइन नेटवर्किंग इवेंट्स। अगर आप एसएमई इंडस्ट्री के अंदर हैं, मीडियम क्लास इंडस्ट्री के अंदर है, तो आपको नेटवर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्किंग मतलब ऐसे इवेंट में जाना जहां बिजनेस ओनर इकट्ठे होते हैं और वहां पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि बीएनआई हो सकता है, लायंस हो सकता है, सैटरडे क्लब हो सकता है। ऐसे इवेंट में जब आप जाएंगे तो आप अपनी सर्विस को प्रमोट कर पाएंगे और बाकी बिजनेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब इससे 2 फायदे होंगे। जब आप बाकी इंडस्ट्री को समझते हो तो आपको इंडस्ट्री के चैलेंज समझ में आते हैं कि यार उनको क्या चैलेंज आते हैं, तो आपका दिमाग दौड़ने लगता है कि कैसे मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस इनका चैलेंज सॉल्व कर सकती है। या फिर आपके दिमाग में उनके चैलेंजेस की वजह से नया बिजनेस भी जनरेट हो सकता है। यार क्यों ना मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूं, क्योंकि ये तो आज जैसे मैं आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस बता रहा हूं, ये इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं 12 साल से इसी टाइप के लोगों से मिल रहा हूं। समझ में आ रही है बात? तो आपको इस तरह के नेटवर्किंग इवेंट में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार ये कॉस्ट है, हर बार सुबह 7 बजे जाना पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा फीस लगता है। इस वजह से अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं 6 साल से एक मेंबर हूं 2-3 नेटवर्किंग ग्रुप का। तो आज मैं नेटवर्किंग ट्रेनर भी हूं। मैं यूपीएल जैसी कंपनी में नेटवर्किंग से बिजनेस कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर मैं सेशन लेता हूं। तो यहां पे तो मैं बहुत शॉर्ट में फिनिश कर रहा हूं, बट ऐसे नेटवर्किंग इवेंट में आपको जाना चाहिए, चाहे एग्जीबिशन हो गया, चाहे वो नेटवर्किंग इवेंट हो गए, वहां पे आपको जाना चाहिए। इसके बाद 9वां पॉइंट है एंगेज विद योर ऑडियंस। मतलब आपको अपने ऑडियंस को एंगेजमेंट कैसे करें। अब जैसे आपने सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल लिया, वेबसाइट बनवा ली, अब आप बोलोगे मनीष भाई मैंने सब कर दिया, अब क्या करूं? तो यहां पे है कि आपको अपनी ऑडियंस के को एंगेज रखना है। जैसे पोस्ट आपकी रेगुलर जा रही है, अब आप कि अगर फॉलोअर्स अच्छे खासे हो गए, आपको अपने सोशल मीडिया पे लाइव आके अपनी ऑडियंस से बात भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं लाइव आ रहा हूं, मैं अपनी ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूं, ब्रांडिंग के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ब्रांडिंग एजेंसी है। मैं पिछले 12 साल से ब्रांडिंग का काम कर रहा हूं। तो अभी मैं लाइव आकर के अपनी ऑडियंस से बात कर रहा हूं, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे मैं अपनी सर्विस से सेल नहीं कर रहा हूं, बट मैं इंफॉर्मेटिव बातें कर रहा हूं, जो मेरी ऑडियंस के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूं। तो ये एंगेजमेंट आपकी ऑडियंस के साथ बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपकी ऑडियंस ने, सपोज आपके 1000 भी फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने आपके पेज को लाइक किया है, तो आप उनको क्या दे रहे हैं, दैट इज वेरी मच यूजफुल, कि आप उनको क्या दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आपके पेज को लाइक किया है, आपको फॉलो किया है, तो उन्हें कुछ बदले में कुछ मिलना चाहिए, राइट? तो
कई बार क्या होता है कि लोगों से लाइक करवा दिया, सब्सक्राइब करवा दिया, लेकिन आप कुछ अच्छा कंटेंट ही नहीं डाल रहे, अपने फील्ड के रिलेटेड अपनी ऑडियंस से आप बात ही नहीं कर रहे हैं। अब इसका मैं सिंपल सा आपको जवाब देता हूं, फेसबुक पर जाओ, चाहे आपके 10 फॉलोअर्स हो या 50 हो या 50,000 हो, लाइव का बटन आता है, उसको दबाओ और लोगों से बात करो अपनी इंडस्ट्री के बारे में, लाइक जैसे मैं अभी कर रहा हूं। जैसे भी आपको बनता है, एक टॉपिक डिसाइड करो अपने बिजनेस के बारे में, आप क्या बात करने वाले हैं, और आप लोगों से बात करिए। आपको कमेंट के जरिए, आपको सजेशंस के जरिए, क्योंकि आप लाइव आएंगे, वो वीडियो बाद में कई लोग देखने वाले हैं, क्योंकि वो जाने वाला नहीं है, वो फेसबुक पे ही रहने वाला है। अभी यही वीडियो मेरा मंडे तक यूट्यूब पे भी आ जाएगा विथ एडिटिंग, तो यूट्यूब पे भी ऑडियंस देख रहा है, लिंक्डइन पे भी ऑडियंस देख रहा है, फेसबुक पे भी ऑडियंस देख रहा है। दिस इज द वे आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हो और आप उनको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, तो उन्हें भी प्राउड होगा, यार हमने सही इंसान को फॉलो किया है, सही इंसान को हमने, सही कंपनी को हमने फॉलो किया है। और धीरे धीरे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका बिजनेस डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, जरूर लोग आपको पहचानने लगेंगे। क्योंकि लास्ट पॉइंट आ रहा है, बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने जो भी आप चीजें कर रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग मुझे बोलते हैं, यार मनीष सब कर लिया, लाइव भी आ गया, ये भी आ गया, लोगो भी हो गया, और इसके बाद सब छोड़ देते हैं। यहां पे लोग गलती करते हैं। अब कंसिस्टेंसी आपको रखनी है कि आपकी गूगल में रैंकिंग क्या है, आपकी जो वेबसाइट पे आपने विजन स्टेटमेंट 2 साल पहले डाला था, उसको अब चेंज करने का वक्त आया है। आप लाइव कितने आ रहे हैं, आपकी पोस्ट कितनी जा रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस, इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आज भी अगर रिलायंस ब्रांडिंग करना बंद कर देगा तो उसकी सेल डाउन हो जाएगी। ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस, इट्स नॉट एट ऑल एंड एनीवेयर, उनका कोई एंड नहीं है, इट्स ए कंसिस्टेंसी। आप यूट्यूब पे वीडियो डाले, 4 वीडियो डाल करके अगर आप चुप बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला। हेलो, आपको 4 के बाद 5वां डालना है, 5 के बाद छठा डालना है, 7, 8, 9, 10, 100 भी हो जाए, इसके बाद भी आपको वीडियो डालते रहना है, लाइव आते रहना है, लोगों से बात करते रहना है, एंगेजमेंट रखना है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, दिस इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्किंग, जिसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के लोगों से बात कर रहे हैं। आप कभी कभी सेशन रख सकते हैं जूम पे, जहां आप अपने सभी क्लाइंट को बुला करके एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप नेटवर्किंग इवेंट में जा सकते हैं। अब नेटवर्किंग इवेंट में भी 7 बजे जाना पड़ेगा, हर वीक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 वीक गए और छोड़ दिया, 1 साल अटेंड किया और छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। आपको कंटिन्यूअस नेटवर्किंग इवेंट में भी जाते रहना पड़ेगा, बिकॉज ब्रांडिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन जितना आप करते जाएंगे ब्रांडिंग, आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट देगा वो। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, शायद 200 लोग देख रहे हैं। आज से 4 महीने पहले मैं वीडियो डालता था तो 100 लोग देखते थे। आज से 4 महीने बाद जो मैं वीडियो डालूंगा, शायद 500 लोग देखेंगे, और 500 लोग ये वीडियो आकर के उस समय फिर से देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया यूट्यूब पे तो ये वीडियो रहेगा ही रहेगा, 1 साल बाद भी रहेगा, 2 साल बाद भी रहेगा, राइट। तो बी कंसिस्टेंट। तो ये थे 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया। मैं फटाफट समरी कर देता हूं। सबसे पहले अपना पर्पस फाइंड आउट करें, इसके बाद अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट डिफाइन करें, इसके बाद मिशन विजन वैल्यू स्टेटमेंट अपने तैयार करें, ब्रांड का नाम, लोगो, वेबसाइट, बिजनेस ईमेल अपनी तैयार करें, इसके बाद मार्केटिंग मटेरियल जैसे ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, लिफलेट, स्टैंडी ये तैयार करें, इसके बाद ब्रांड की स्टोरी का वीडियो आप बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस रखें, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट जाती रहे, एक बेसिक सा पैकेज ले सकते हैं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से, जो कंटिन्यूअस आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे सोशल मीडिया पे डालती रहेगी। इसके बाद नेटवर्किंग इवेंट आपके आसपास शहर में पता करो कि कौन सा बीएनआई का नेटवर्क है, कौन सा सैटरडे क्लब का नेटवर्क है, एज ए विजिटर जाकर के वहां पे अटेंड करो, फिर देखो वहां पे लोगों से बात करो और वो इवेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एंगेज विद ऑडियंस, अब नेटवर्किंग इवेंट में भी है, हर वीक जाकर के लोगों के साथ एंगेज हो जाओ, ऑनलाइन लाइव आकर के लोगों से बात कर सकते हो। एंड 10th पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनको कंसिस्टेंट फॉलो करते जाओ। देखिए साल भर बाद, 2 साल बाद कैसे आपकी ब्रांड धीरे धीरे 4 दिन में ही आपको पता चलेगा थोड़ी अच्छी हो गई। कुछ लोगों ने आपको आकर के बात करेंगे, तुम्हारा वीडियो देखा था अच्छा लगा था, या तुम्हारी पोस्ट देखी थी बहुत अच्छी लगी थी। 2 महीने बाद कुछ और ऐसे कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, 6 महीने बाद और ज्यादा, 1 साल बाद और ज्यादा, और धीरे धीरे कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। 5 साल बाद आपका पूरा बिजनेस ही ये डिजिटल मार्केटिंग की वजह से चल रहा होगा। तो ये 10 पॉइंट
याद रखिएगा, आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। आज थोड़ा सा बड़ा कर दिया है सेशन। थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग आते रहे, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अभी भी अगर आपने शेयर का बटन नहीं दबाया है तो शेयर दबा दीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है सत्कार इन्फोटेक के नाम से, सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आप अपना यूट्यूब पे सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। हर सोमवार शाम 5 बजे हम वहां पर नया वीडियो अपलोड करते हैं। इसके बाद आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हम हर शनिवार को जो लाइव आते हैं आपको अपडेट मिल सके। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहां पे एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।